गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभिव्यक्ति और माध्यम में हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में कैसे बनती है कविता। तो इस वीडियो में अपनी जो दूसरी वीडियो है हमारी, इसमें पढ़ेंगे हम कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिमूर्ति या छाया। बिंब का शाब्दिक अर्थ है प्रतिमूर्ति या छाया, और छंद का अर्थ है वर्ण और मात्रा, यानी वर्ण और मात्रा। छंद दो तरह के होते हैं, मात्रिक छंद जहां मात्राओं की गणना की जाती है, और वर्णिक छंद जहां वर्णों की गणना की जाती है। वर्ण माने अक्षर, अक्षर का क्रम होता है या मात्राओं का क्रम होता है। वर्ण मात्रा आदि की गणना के आधार पर होने वाली वाक्य रचना अर्थात पद्य, इसे हम आंतरिक लय भी कह सकते हैं। इसे हम आंतरिक लय भी कह सकते हैं। हम संसार को अपनी इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं। हम बाहरी दुनिया में जो कुछ देखते हैं उसमें कुछ ऐसी संवेदना होती है जो हमारे मन में बिंब के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बिंब माने प्रतिमूर्ति या छाया के रूप में कुछ चीजें अंकित हो जाती हैं हमारे मन पर, दिमाग पर, हृदय पर। कविता में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें सुनने मात्र से ही हमारे मन में चित्र उत्पन्न हो जाते हैं। कविता में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने मात्र से ही हमारे सामने छाया मूर्ति की तरह प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के माध्यम से बिंबों का निर्माण करते हैं। ये स्मृति चित्र जो याद आए हुए चित्र थे, शब्दों के माध्यम से बिंब का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, उड़ गई चिड़िया काफी, फिर हो गई पत्ती। इन पंक्तियों में उड़ गई चिड़िया पढ़ते ही हमारी स्मृति में चिड़िया के उड़ने का आकार, चिड़िया के उड़ने की तत्परता, चिड़िया के द्वारा पंख फड़फड़ाना आदि चित्र हमारे मन में अंकित हो जाएगा। एक प्रतिमूर्ति या छाया की तरह हमारे सामने आ जाएगा। नए पत्ते का कांपना स्थिर होने के चित्र के साथ हमारी एकाग्रता हो जाएगी। आगे की कविता अपने बिंबों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। सच्चिदानंद वीरानंद वात्सायन अज्ञे की कविता बिंबों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने बिंबों द्वारा अपने अभिव्यक्ति को न केवल मनोहारी बनाया बल्कि अपने कथनों को अत्यधिक रोचक और मनोरंजक भी बना दिया है। बिंबों के द्वारा उनका संपूर्ण काव्य बिंब विधान की दृष्टि से समृद्ध कहा जाता है। अब कविता की रचना करते समय आरंभ में दृश्य श्रव्य बिंबों का प्रयास किया जाना चाहिए। बिंब दो प्रकार के होते हैं, दृश्य श्रव्य, दृश्य बिंब जिन्हें हम देख सकते हैं, श्रव्य बिंब जिन्हें सुन सकते हैं, क्योंकि ये बिंब सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कहना गलत न होगा कि कवि स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण और श्रव्य रूपी 5 अंगुलियों द्वारा कविता को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इसी आधार पर साहित्य में 5 बिंब, स्पर्श बिंब, गंध बिंब, ध्वनि बिंब, स्वाद बिंब तथा दृश्य बिंब प्रसिद्ध माने जाते हैं। अब ये तो था कविता में बिंब विधान। अब बात करते हैं कविता में छंद विधान की। छंद भी कविता के लिए अनिवार्य है। छंद को आंतरिक लय भी कहा जा सकता है। मुक्तक छंद के लिए अर्थ की लय आवश्यक होती है। एक सफल कवि को भाषा के संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है। जिन कवियों ने मुक्तक छंद में कविता की रचना की, उनमें भले ही कोई विशेष छंद प्रयोग न किया गया हो, परंतु उनमें संगीतात्मकता और लयबद्धता तो होती ही है। अब बात करते हैं कविता की संरचना किस प्रकार की जाती है।
ये वाला पॉइंट, सेकंड लास्ट। कविता की संरचना करने के लिए सर्वप्रथम कविता संबंधी बुनियादी जानकारी का होना आवश्यक है। कविता संबंधी बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। सर्वप्रथम कविता की रचना करने के लिए कवि के पास विभिन्न वस्तुओं को देखने और पहचानने की नवीन दृष्टि होनी चाहिए। वस्तुओं को देखने और पहचानने की नवीन दृष्टि, यानी जहां जिन चीजों के बारे में हम नहीं सोचते हैं उन चीजों के बारे में कवि की सोच होनी चाहिए। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की कला का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। किस रूप में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाए ये कला होनी चाहिए, और इसको कहते हैं हम प्रतिभा। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की कला का ज्ञान होना आवश्यक है, इसको कहते हैं प्रतिभा। और प्रतिभा होती है प्रकृति की देन, और ये प्रत्येक आदमी में किसी न किसी रूप में जरूर होती है प्रतिभा। किसी नियम या सिद्धांत का अनुसरण करते हुए प्रतिभा उत्पन्न नहीं की जा सकती। किसी नियम का पालन करते हुए प्रतिभा उत्पन्न नहीं हो सकती, ये प्राकृतिक देन होती है, लेकिन होती प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। फिर भी निरंतर अभ्यास और शास्त्र ज्ञान द्वारा हम इसे विकसित जरूर कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहें, शास्त्रों का अध्ययन करते रहें, तो ये प्रतिभा को हम विकसित कर सकते हैं जरूर। कविता की संरचना करते समय शब्द चयन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, शब्दों को चयन करने का। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्द चयन भावनात्मक होने के साथ साथ लयात्मक होना चाहिए। भावनात्मक हो और लयात्मक हो। शब्द ज्ञान से ही भाषा पर हमारी पकड़ मजबूत होती है। शब्दों का ज्ञान होगा तो हमारी भाषा मजबूत होगी। इन विशेषताओं द्वारा भले ही हम कविता की रचना न कर सकें, परंतु कविता की रचने का प्रयास तो अवश्य कर सकते हैं। तुकबंदी करेंगे, शब्दों से खेलने का प्रयास करेंगे। यही नहीं, ऐसा करने से हम कविता का रसास्वादन भी कर सकते हैं, कविता का आनंद ले सकते हैं और उसकी सराहना कर सकते हैं, प्रशंसा। शब्दों के संसार में प्रवेश करने से विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्ति बाहर आती है। अतः कविता की संरचना करने के लिए शब्दों का कवि को समुचित ज्ञान होना चाहिए। एक एक शब्द के कई कई अर्थ, ये बात भी पता होनी चाहिए। अब हम अंतिम पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, कविता के प्रमुख घटक। कविता के प्रमुख घटक। निम्नलिखित घटक होते हैं। कवि को भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कविता भाषा से बनती है और भाषा में ही रची जाती है। इसलिए कवि को भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक माने उचित, सही, कि ये शब्द यहां किस अर्थ को देगा। दूसरा घटक है शब्दों के समुचित संयोजन से भाषा बनती है। समुचित संयोजन, मिलाने से शब्दों का सही विन्यास ही वाक्य का निर्माण करता है। कवि को सहज, सरल तथा प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, परंतु कविता की संरचना इस प्रकार करनी चाहिए कि पाठक को उसमें कुछ नया सा लगे। तीसरा पॉइंट, कविता में संकेतों का विशेष महत्व होता है। संकेत जैसे कोष्ठक, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्धविराम, उद्धरण चिन्ह, इनका, क्योंकि वाक्य विन्यास की विशेष प्रणालियां ही शैली का निर्माण करती हैं। कविता चाहे छंद में रचित हो या मुक्तक छंद में रचित हो, कवि को छंदों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। भले ही हम छंद में न लिख रहे हैं कविता को, लेकिन छंदों का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा कविता अपना उचित प्रभाव हमारे ऊपर नहीं छोड़ पाएगी।
कविता समसामयिक प्रवृत्तियों से संबंधित होनी चाहिए। और लास्ट घटक है, कविता लिखते समय कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति होती है। कम शब्द हो, अर्थ उनके गहरे हो, यानी गागर में सागर भरने का प्रयास करना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उपयुक्त शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य रचना, बिंब विधान, छंद विधान, कम से कम शब्दों का प्रयोग ही कविता के प्रमुख घटक होते हैं। तो इन 2 वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। 6 क्वेश्चन है, 6 ही टॉपिक है इसमें। कैसे बनती है कविता। थैंक यू।